सो हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं रेक्टिफायर के ऊपर। रेक्टिफायर बोले तो अ, एक ऐसी डिवाइस होती है जो एक फॉर्म ऑफ करंट को दूसरे में कन्वर्ट करती है। अभी कैसा करंट है, कैसा डिवाइस है, इसके बारे में हम अभी थोड़ी देर में बात करते हैं। बट आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो पूरा रेक्टिफायर के ऊपर ही रहेगा। आइए बात करते हैं रेक्टिफायर के ऊपर। चलिए। सो बेसिकली रेक्टिफायर के अंदर हम बात करेंगे, एक ऐसी डिवाइस है जो एसी को किस में कन्वर्ट कर देती है, डीसी में। मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट को किस में कन्वर्ट कर देगी, डायरेक्ट करंट के अंदर ये कन्वर्ट कर देती है। इसके अंदर इतनी पावर रहती है। मतलब अब ये पावर कैसी है मैंने बोल तो दिया, बट इसके अंदर बेसिकली फिनोमिनाज होते हैं कुछ पर्टिकुलर, जिसकी वजह से एसी डीसी में कन्वर्ट हो जाता है। नॉट पावर एग्जैक्टली हम बात करेंगे नहीं, क्योंकि छोटा सा दिखता होगा आपको रेक्टिफायर। आप 11 ट्वेल्थ में आपने यूज भी किया होगा इसको। ज़्यादातर हम लैब्स के अंदर हमें दिखाया भी जाता है रेक्टिफायर, राइट। आपके चार्जर्स में यूज होता है रेक्टिफायर, राइट। अब क्या कैसे करता है ये, थोड़ा सा उसकी वर्किंग के बारे में। इसमें कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनने की ज़्यादा है, और जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो फिल्टर के तौर पे भी कंसेप्चुअल ही बने। थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पार्ट इसमें, थोड़ा वर्किंग पार्ट आएगा, ज़्यादा वर्किंग नहीं करेंगे हम। आइए स्टार्ट करते हैं। तो रेक्टिफायर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट एसी टू डीसी, एसी टू डीसी। ऑब्वियस सी बात है सर, ऑल्टरनेटिंग को डीसी में कन्वर्ट कर देगा सर। आइए, ऐसी ये डिवाइस दिखती है आपको। ये दो रेक्टिफायर दिख रहे होंगे, एक है फुल वेव रेक्टिफायर, एक है हाफ वेव रेक्टिफायर। इन दोनों में ही क्या फर्क है हमारे पास? देखो, दोनों के अंदर यूज हो रहा है हमारे पास पीएन जंक्शन। दोनों के अंदर हमारे पास क्या यूज हो रहा है? पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन के बारे में आपने बात कर ली थी, है ना। इसके अंदर वो पी टाइप, एन टाइप, पीएन डायोड बेसिकली यूज हो रहा है। और मैं आपको पहले बता चुका हूँ डायोड किस लिए यूज होता है। डायोड डायोड का मेन काम क्या है? इट अलोज फ्लो ऑफ करंट in a particular direction, in one direction only. Allows the flow of current in one direction. Allows the flow of current in one direction. तो इसीलिए इसका नाम डायोड पड़ा। पीएन कैसे बना था, कैसे पेंटावेलेंट ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज, ये जंक्शन, अब ये बहुत अच्छे से हम इसको डिस्कस कर चुके हैं पहले। ठीक, तो इसके अंदर डिटेल में तो हम नहीं जाने वाले, ऑब्वियस सी बात है। अब खास बात ये है कि हमने पीएन जंक्शन डायोड तो हमने पढ़ लिया, पीएन डायोड भी हमने पढ़ लिया, राइट। आइए, तो इसका दो हमने इसकी बात पढ़ी थी। एक हमने बात किया था पीएन जब कैसा यूज हो रहा हो, फॉरवर्ड में। और दूसरा जब पीएन कैसा यूज हो रहा हो, रिवर्स। फॉरवर्ड के अंदर आपने एक बात देखी थी कि फॉरवर्ड बाइजिंग के अंदर जब पीएन जंक्शन को यूज करते हो, तो फॉरवर्ड बाइजिंग के अंदर जब पीएन जंक्शन यूज हो रहा है तो हमें एक खास बात पता चलती थी कि पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बाइजिंग में कंडक्टिंग रहता है, मतलब अलो करता है करंट का। लेकिन रिवर्स में ये अलो नहीं करेगा सर। फॉरवर्ड बाइजिंग में ये करंट को अलो करता है, लेकिन रिवर्स में ये अलो नहीं करेगा सर। ये फॉर श्योर हमने बात करी थी, आई थिंक की थी हमने बात, राइट। अब अगर हमने ये बात तो कर ली कि पीएन जंक्शन कैसे अलो कर रहा है, कैसे रिवर्स में अलो नहीं कर रहा, तो यही मतलब था डायोड का। यही कंसेप्ट हम यूज करेंगे रेक्टिफायर के अंदर। रेक्टिफायर के अंदर आप ध्यान से देखो, रेक्टिफायर के अंदर आपको ये कोयल्स दिख रही होंगी। जनरली इसको बोला जाता है प्राइमरी कोयल, इसको बोला जाता है सेकेंडरी कोयल। ये होता है हमारे पास डायोड। ये कैपेसिटर यूज होता है, इसके बारे में मैं बहुत डिटेल में अभी नहीं जाऊंगा, इसको आप एक बार के लिए इग्नोर करो। इस कैपेसिटर को अभी इस वाली को ऐसे समझो ये है ही नहीं, ठीक है। हम बेसिक थिंग, और ये है हमारे पास रेजिस्टेंस यानी लोड है। अभी के लिए मान लो कैपेसिटर नहीं है, जब मैं फिल्टर के बारे में बात करूंगा तो कैपेसिटर का अपने आप यूज हो जाएगा। ठीक है, हालांकि कैपेसिटर क्यों यूज होता है, बहुत अच्छे आसान तरीका है। इसमें एक होमवर्क भी दूंगा मैं आपको, थोड़ा सा पढ़ के आना उसके बारे में। ठीक है, उसके ऊपर से एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है, बिल्कुल बनेगा। ठीक। अब क्या होता है इसके अंदर, आइए थोड़ा सा जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अपने फुल वेव रेक्टिफायर की। किसकी बात करोगे? सॉरी, हाफ वेव रेक्टिफायर की, आई एम सो सॉरी, हाफ वेव रेक्टिफायर। अब हाफ वेव रेक्टिफायर को जब आप पढ़ोगे तो ध्यान से अगर देखोगे, तो देखो हाफ वेव रेक्टिफायर,
सर हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर ये प्राइमरी कोयल, ये सेकेंडरी कोयल, ये कहाँ पड़ी थी सर? ट्रांसफॉर्मर में पड़ी थी। और कौन सा फिनोमिना होता था? म्यूचुअल इंडक्शन। ये हम इनपुट सोर्स दे रहे हैं, देखो हम इनपुट देंगे। रेक्टिफायर क्या कर रहा है? ये रेक्टिफायर है अगर हमारा, ये अगर इनपुट है तो ये क्या हो जाएगा? आउटपुट हो जाएगा। अगर एक जगह इनपुट है तो दूसरी जगह क्या हो जाएगा हमारे पास? ऑब्वियस सी बात है, आउटपुट हो जाएगा। तो इनपुट को आउटपुट में बदल रहा है रेक्टिफायर, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन ये इनपुट कैसे नेचर की होगी? एसी। और आउटपुट कैसे नेचर की होगी? डीसी की होगी सर, राइट। तो इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट तो कर रहा है। लेकिन इनपुट एसी है तो वो कुछ ऐसे दिखेगी। अब डीसी कैसे दिखेगी, इसको हम अभी सस्पेंस में रखते हैं। हालांकि मैंने बना दिया लेकिन ऐसे दिखती नहीं है, राइट। ये भी सिर्फ एक्सिस बनाई थी। अभी डीसी कैसे दिखेगी आई डोंट नो। ठीक। तो मुझे आउट इनपुट पता है, एसी आपको पता है ना, अपनी डायरेक्शन करंट की मैग्नीट्यूड तो चेंज करता ही करेगा लेकिन डायरेक्शन भी रिवर्स करेगा। पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ये साइकिल कंप्लीट करता है, राइट। पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ये साइकिल ये कंप्लीट करेगा। आइए थोड़ा सा चलते हैं इसी की तरफ। तो ये इनपुट और आउटपुट का खेल हो गया। बट इसके अंदर ये जो ट्रांसफॉर्मर है, आप सबको ट्रांसफॉर्मर के बारे में पता होगा, राइट। ये इसकी प्राइमरी कोयल है, ये सेकेंडरी कोयल है। अब यहाँ से म्यूचुअल इंडक्शन के कारण एक्चुअल में इनपुट ये है, लेकिन हम इसको ट्रीट करते हैं इनपुट की तरह, क्योंकि यहाँ पर ट्रांसफॉर्मर है। ये आपको पता है म्यूचुअल इंडक्शन से यहाँ पर ईएमएफ जनरेट होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो हम मान के चलते हैं कि यहाँ पर ईएमएफ जनरेट हो रहा है। तो एक, क्योंकि ये एसी है तो एक बार ये पॉजिटिव नेगेटिव जनरेट होगा, तो अगली बार ये कैसा जनरेट होगा? नेगेटिव और पॉजिटिव। अगर एक बार पॉजिटिव नेगेटिव है तो दूसरी बार कैसा है? नेगेटिव पॉजिटिव, राइट। आइए चलते हैं। तो जब जिस केस में ये पॉजिटिव नेगेटिव जनरेट हुआ, जिस केस में ये पॉजिटिव नेगेटिव जनरेट हुआ, ये डायोड है। ये डायोड का कैसा, ये डायोड का सिंबल होता है, आप सबको आइडिया होगा आई थिंक इसका। यहाँ पर लगा देता हूँ। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये देखो यहाँ पर है जो, अगर ये हमारे पास क्या हो जाता है? एन। और ये क्या हो जाता है? पॉजिटिव साइड, राइट। पी और एन, ठीक। अब ये एन है, ये पी है। अगर आप यहाँ पर ये वाला टर्मिनल कंसीडर करोगे तो पी पॉजिटिव से साथ कनेक्टेड है, एन है ना। तो जब भी ऐसा होता है पी पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड होता है तो हमारा कौन सा बाइजिंग होती है? फॉरवर्ड बाइजिंग। तो पहली केस में जब एसी अपने पॉजिटिव और नेगेटिव दे रहा था, ऐसा ऐसा वोल्टेज था, तो पॉजिटिव पी के साथ कनेक्ट था, नेगेटिव एन के साथ कनेक्ट था। तो जब भी ऐसा कनेक्ट हो रहा था तो ध्यान रखो, ये कैसी बाइजिंग हो जाएगी? ये हमारे पास कौन सी बाइजिंग हो जाएगी? फॉरवर्ड बाइजिंग हो जाएगी। ये कैसी बाइजिंग हो जाएगी हमारे पास? फॉरवर्ड बाइजिंग हो जाएगी। तो फॉरवर्ड बाइजिंग में एक करंट अलो करता है डायोड, तो वहां से करंट जाकर इधर की तरफ आ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, राइट। तो एसी का आउटपुट, तो मैं ऐसे बात करता हूँ, ये इनपुट थी। अभी इनपुट में पॉजिटिव नेगेटिव एक ही साइकिल, हाफ साइकिल आई है ना अभी, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव, ऐसा फर्स्ट हाफ। ये इनपुट आ रहा है और ये हमारे पास क्या है? आउटपुट है। तो अभी फर्स्ट हाफ आया तो फर्स्ट हाफ को एज एज इट इज जाने दिया, करंट यहाँ से लोड से निकल गया तो इसकी आउटपुट भी हमें मिल गई। तो आउटपुट भी हमें मिल गई, ऐसे ही। जैसे हमारी धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ रही थी वैसे हमारी धीरे धीरे वोल्टेज घट रही है, सेम हो रही है ना। अभी मैं इसको क्या करके चल रहा हूँ कि मेरे पास कोई कैपेसिटर जैसी ब्रांच है ही नहीं, सपोज यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पर कैपेसिटर हो जाएगा तो थोड़ा सा चेंज आएगा, इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। अभी कैपेसिटर नहीं है, मैंने जान करके ये डायग्राम चूज किया है क्योंकि बाद में आपको कैपेसिटर डालना पड़ेगा, अभी नहीं डालेंगे आज के लेक्चर में, बट वी हैव टू। चलिए नेक्स्ट केस के अंदर अगर मैं बात करूं, अब अब एसी अपनी साइकिल को रिवर्स करेगा तो ये पॉजिटिव नेगेटिव की जगह क्या हो जाएगा हमारे पास? नेगेटिव पॉजिटिव। ये पॉजिटिव नेगेटिव की जगह क्या हो जाएगा हमारे पास? नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा भाई, सिंपल सी बात है। अब क्योंकि ये नेगेटिव पॉजिटिव हो रहा है तो इसके बाद इसका क्या होगा ये देखते हैं थोड़ा सा। देखो, जब ये नेगेटिव पॉजिटिव हो रहा है
जब ये नेगेटिव पॉजिटिव हो रहा है तब क्या होगा, लेट्स सी। यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, अब ये पी वाला पार्ट डायोड का नेगेटिव से कनेक्ट है, ये पी वाला पार्ट डायोड का किससे कनेक्ट है, नेगेटिव से कनेक्ट है। अब क्योंकि ये पी वाला पार्ट डायोड का नेगेटिव से कनेक्ट है तो ये रिवर्स बायस हो जाएगा सर, और रिवर्स बायस में डायोड करंट को अलो नहीं करेगा फॉर श्योर। रिवर्स बायस में डायोड करंट को अलो नहीं करेगा सर। तो अब ये करंट को अलो नहीं करेगा यहाँ से, तो इस केस में इनपुट तो हम दे रहे हैं वैसे ही, धीरे धीरे बढ़ रही है अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन आउटपुट हमें नहीं मिलेगी, आउटपुट हमें नहीं मिलेगी। तो आउटपुट नहीं मिल रही तो आउटपुट खाली। मैं इसको थोड़ा सा साइड में बनाता हूँ। ये तो पहले वाले का था, लेकिन दूसरी बार कोई आउटपुट नहीं, जीरो। अगेन ऐसी अपनी जगह सर्किट साइकिल कंप्लीट स्टार्ट करेगा, तो यहाँ पर फिर से पॉजिटिव नेगेटिव आ जाएगी, यहाँ से फिर से फॉरवर्ड बाइजिंग होगी, एक और साइकिल आएगी, है ना, और इसकी आउटपुट भी आएगी क्योंकि फॉरवर्ड बाइजिंग में अलो करेगा तो इसकी आउटपुट आ जाएगा। नेगेटिव वाले की आप ध्यान से देखो, फिर नेगेटिव अपोजिट वाला हो जाएगा, ये नेगेटिव पॉजिटिव, अब फिर से कोई साइकिल नहीं आएगी, कोई आउटपुट नहीं आएगी, लेकिन हमारे पास इनपुट तो आएगी। तो आपको क्या लग रहा है यहाँ पर कि इनपुट तो हमारे पास आ रही है और आउटपुट हमारे पास सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव में आ रही है। आप देखो ध्यान से, इनपुट तो हमारे पास आ रही है लेकिन आउटपुट हमारे पास सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव में आ रही है, तो एक ही डायरेक्शन में आउटपुट आ रही है, ऑब्वियस सी बात है। मैग्नीट्यूड तो चेंज हो रहा है लेकिन एक ही डायरेक्शन में हमारे पास आउटपुट आ रही है। नेगेटिव वाली आउटपुट हमें नहीं मिल रही, नेगेटिव वाली इनपुट के लिए कोरस्पॉन्डिंग आउटपुट हमें नहीं मिल रही। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है सोचो, नेगेटिव में हमें आउटपुट नहीं मिल रही, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि आउटपुट रेक्टिफाई हो रही है। एसी इनपुट रेक्टिफाई होकर आउटपुट में जो बदल रही है तो उसका नेगेटिव पार्ट नहीं आ रहा है ना, इसको रेक्टिफाई बोलते हैं, इसीलिए इसका काम क्या है, रेक्टिफिकेशन, इसीलिए इस डिवाइस का नाम भी क्या है, रेक्टिफायर, है ना। इन्होंने जो एसी आया था कंप्लीट साइकिल, उसकी सिर्फ हाफ साइकिल को रखा, नेगेटिव वाली साइकिल को रेक्टिफाई कर दिया, नेगेटिव वाली साइकिल को क्या कर दिया, रेक्टिफाई कर दिया हमने, इसीलिए इसका नाम है रेक्टिफायर। लेकिन हाफ साइकिल को किया तो हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक है, या एक डायोड लगा इसके अंदर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अभी भी ये पूरी तरह एसी नहीं है, इसके अंदर ना कुछ पार्ट, अभी देखो मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है, तो इसको ऐसे भी नहीं बोलते कि प्योर डीसी आया, प्योर एसी आया। एसी को डीसी में कन्वर्ट करना ना, सॉरी, प्योर डीसी नहीं है ये अभी भी, प्योर डीसी नहीं है अभी भी, इसमें कुछ एसी के पार्ट है, इसको बोलते हैं ये कंप्लीट आउटपुट नहीं है, इसको ऐसे बोलते हैं ये मिक्स्ड आउटपुट है, एसी प्लस डीसी। हालांकि ये डीसी है लेकिन बहुत हद तक इसमें कुछ ना कुछ एसी पार्ट भी है, उसके बारे में हम आज डिस्कस भी करेंगे लास्ट के अंदर। बट अभी तक इतना समझना कि ये प्योर डीसी नहीं है, ये प्योर डीसी नहीं है। आइए आगे की तरफ चलते हैं। अब आगे की केस में हम क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखिए। अब हम बात करेंगे फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर हमने क्या करना है उसको ध्यान से देखेंगे, बट इससे पहले ये ध्यान रखना, इनपुट को हमने रेक्टिफाई तो किया है लेकिन ये पूरी तरह से अभी रेक्टिफाई नहीं हुआ है। इसके अंदर हमने यूज क्या क्या किया है, हमने इसमें ट्रांसफॉर्मेशन, अब पूछ सकते हैं कि कौन कौन सा फिनोमिना यूज हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है, एक तो पीएन जंक्शन डायोड यूज हो रहा है, एक हमारे पास ट्रांसफॉर्मर यूज हो रहा है ना, प्राइमरी कोयल और सेकेंडरी कोयल हमारे पास यूज हो रहा है, तो म्यूचुअल इंडक्शन का फिनोमिना भी इसके अंदर यूज हो रहा है। और तीसरी बात, अभी वैसे कैपेसिटर यूज होगा लेकिन अभी इसमें हम यूज नहीं, एक फिनोमिना जो मैं यूज करने वाला हूँ रेक्टिफायर के अंदर, एक बार टर्म यूज करूंगा जिसको आप ढूंढ के लाएंगे, इसका टर्म मैं यूज करूंगा अभी, ठीक है। आइए दोबारा करते हैं नेक्स्ट वाला रेक्टिफायर। नेक्स्ट हमारे पास रेक्टिफायर है फुल वेव रेक्टिफायर। कौन सा रेक्टिफायर है, फुल वेव रेक्टिफायर। अब ये फुल वेव रेक्टिफायर क्या करेगा, अब फुल वेव रेक्टिफायर हमारे पास क्या करेगा, ध्यान से देख। फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर हमारे पास एक तो आपको दिख ही रहा है साफ साफ, म्यूचुअल इंडक्शन का फिनोमिना, और क्योंकि ट्रांसफॉर्मर तो है ही। डायोड अगर आप ध्यान से देखोगे तो दो डायोड लगे हुए हैं इसके अंदर। कितने डायोड लगे हुए हैं इसके अंदर, दो डायोड लगे हुए हैं। अब ये एक डायोड यहाँ लगा हुआ है,
दूसरा डायोड हमारे पास यहाँ लगा हुआ। तो तो अब दो रेक्टिफायर के होने के कारण क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, दो रेक्टिफायर हो गए तो अब ध्यान से देखना। एक रेक्टिफायर हमारा यहाँ है, दूसरा रेक्टिफायर हमारा यहाँ है। तो भाई पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल तो स्टार्ट होगी। पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल तो हमारे पास क्या होगी? स्टार्ट होगी। लेकिन इसके अंदर क्या आगे होगा वो सोचो थोड़ा सा। क्या आगे होगा? देखो, अगर पॉजिटिव और नेगेटिव अगर स्टार्ट होगी तो पॉजिटिव इसके साथ कनेक्ट होगा, नेगेटिव इसके साथ कनेक्ट होगा, तो पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल में मतलब वही इनपुट तो वही रहेगी हमारे पास। ए ऐसे, ये फर्स्ट साइकिल है, हाफ साइकिल है। आउटपुट का क्या सीन रहेगा? आउटपुट के अंदर ये लाइक देखना, ये पॉजिटिव है, ये इसका पी पार्ट होता है, ये एन पार्ट होता है, ये पी पार्ट और ये एन पार्ट। सिमिलरली इसका ये पी पार्ट, इसका ये एन पार्ट। ध्यान से देखो, ये पी यहाँ पर पॉजिटिव के साथ कनेक्ट है तो ये वाला डायोड तो फॉरवर्ड बायस्ड हो गया। लेकिन यहाँ पर पी नेगेटिव के साथ कनेक्ट है तो ये वाला जो डायोड है वो रिवर्स बायस्ड है। ये वाला जो डायोड है वो कैसा बायस्ड है? रिवर्स बायस्ड है। अब फॉरवर्ड बायस्ड और रिवर्स बायस्ड में कुछ तो फर्क था ही सर, तो ये फर्क हमने देख लिया कब फॉरवर्ड है और कब रिवर्स है। लेकिन अब ध्यान से देखना, जब फॉरवर्ड बायस्ड, ये पहली साइकिल में ऊपर वाला डायोड कैसा है? फॉरवर्ड, और नीचे वाला रिवर्स। तो रिवर्स बायस तो अपने में से डाल करंट को जाने देता है और जाने नहीं देगा, लेकिन फॉरवर्ड बायस जाने देगा आराम से। तो करंट यहाँ से फ्लो हो सकता है इजीली, हो सकता है ना इजीली, ऐसे जाकर ऐसे फ्लो हो जाएगा, ऐसे हो सकता है। हाँ, ऐसे ही। तो यहाँ पर आउटपुट आएगी, यानी आउटपुट तो आएगी। हालांकि इसका एक सिंपल तरीका पहले मैं आपको बताता हूँ, इसी को थोड़ा सा हम सही करते हैं, इसी मतलब किसी और तरीके से बताते हैं इसको। ये हमारे पास वही ट्रांसफॉर्मर है, इससे कनेक्ट होकर ये हमारे पास दूसरा कोयल है। अब क्या हो रहा है इससे एक्चुअल में, एक डायोड हमारे पास यहाँ लगा हुआ है, एक डायोड हमारे पास यहाँ लगा हुआ है। ठीक, मैं बीच के अंदर बीच में ही यहाँ पर क्या कनेक्ट कर देता हूँ? एक रेजिस्टेंस। अब ध्यान से देखो, एक्चुअल में आप ऐसे भी बना सकते हो फुल वेव रेक्टिफायर को। आप इसको देखो, जब ये पॉजिटिव नेगेटिव आया, मतलब हमारी साइकिल पॉजिटिव इनपुट की तरफ आ रही है, तो ये वाला डायोड पी एन, पी एन, ये वाला डायोड तो कैसा बायस हो गया? फॉरवर्ड बायस। और नीचे वाला कैसा हो गया? रिवर्स बायस। तो करंट ऊपर वाले में से फ्लो करेगा तो कुछ ऐसे करंट फ्लो कर जाएगा इसके अंदर, इस सर्किट में ऐसा ऐसा फ्लो कर जाएगा करंट। और अगर करंट ऐसा फ्लो कर गया सर्किट के अंदर तो क्या होगा? थोड़ा सोचने वाली बात है। अगर करंट सर्किट में ऐसा फ्लो कर गया तो सोचने वाली बात है कि होगा क्या? भाई अगर करंट ऐसा फ्लो कर गया तो आउटपुट मिल जाएगी, और क्या होगा? तो इसकी आउटपुट हमें मिल जाएगी। करंट फ्लो ही तो करना है आउटपुट में, तभी तो हमें आउटपुट मिलेगी। सिमिलरली अब सोचो सेकंड केस में, यहाँ पर क्या आ जाएगा? नेगेटिव, यहाँ पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। सेकंड केस कुछ ऐसा होगा, भाई यहाँ पॉजिटिव आ गया, वहाँ नेगेटिव, उल्टा हो गया। तो अब ये वाला डायोड कैसा हो गया हमारे पास सेकंड केस में? रिवर्स बायस्ड। और नीचे वाला कैसा हो गया? फॉरवर्ड बायस्ड। अब क्योंकि ये रिवर्स बायस्ड हो गया तो नेगेटिव पॉजिटिव के साथ कनेक्ट हुआ, तो ये तो करंट फ्लो नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पर करंट फ्लो करेगा। और कैसा फ्लो करेगा? आपको दिख रहा है ना? पॉजिटिव नेगेटिव, तो ऐसा फ्लो कर जाएगा ऐसे, राइट। अगर ये ए है, ये बी है, हर केस में करंट ए से बी ही जा रहा होगा, आप ध्यान से देख लें। चाहे ऊपर वाला केस हो, चाहे नीचे वाला केस हो, करंट हमेशा कैसे जा रहा होगा? हेलो, कि मतलब समझ रहे हो, ए से बी और बी से ए। ठीक, तो मतलब सॉरी, ए से बी ऊपर वाले से भी और नीचे वाले से भी ए से भी जाएगा, कहीं पर भी बी से तो नहीं जा रहा। अरे भाई, जब ऊपर वाले के अंदर देखोगे ध्यान से, तो भी करंट ऐसे जाएगा ए से बी,
नीचे वाले में देखोगे तब भी कैसे जाएगा, ए से बी, ऐसे ही जा रहा होगा ना। अरे भाई मतलब ऊपर वाली ब्रांच, ये लो करंट जा ऐसे रहा होगा, लेकिन मूव कैसे करेगा, ए से बी, ऐसे जा रहा होगा ऐसे। अभी भी ए से बी जा रहा है, ऊपर वाले ब्रांच में भी ए से बी जा रहा है, ठीक। लेकिन अब देखना, क्योंकि जब पहले पॉजिटिव नेगेटिव थी तो ऊपर वाला फॉरवर्ड बायस था, तो ऊपर से करंट जा रहा था, तो ठीक है उसी डायरेक्शन में। अब करंट देख लो सेम डायरेक्शन में जा रहा है, ए से बी ही जा रहा है रेजिस्टेंस में। लेकिन अब नीचे वाला फॉरवर्ड बायस है, ऊपर वाला का मतलब सेकंड साइकिल जब आ रही होगी, हाफ साइकिल, सेकंड हाफ साइकिल जब आ रही होगी, उस केस में नीचे वाले की वजह से आउटपुट मिलेगी, और आउटपुट मिलते ही, लेकिन ध्यान से देखना, क्या करंट की डायरेक्शन चेंज हुई, क्या ए से बी ही आ रही है ना, तो हमें आउटपुट भी कैसे मिलेगी, सेम मिलेगी जैसे पहले थी ऐसी। यही इसीलिए तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही। पहले केस में करंट कैसे जा रहा है, अगर डिवाइस में करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो रजिस्टर में कैसे जा रहा है, ए से बी। नीचे वाले में अगर फॉरवर्ड बायस है तो भी करंट कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, लेकिन जा अभी भी कैसे रहा है, ए से बी। तो आउटपुट वाली जो डायरेक्शन आएगी वो अभी भी पॉजिटिव आएगी, करंट ने अपनी डायरेक्शन रिवर्स नहीं की। आउटपुट के केस में वो अभी भी ए से क्या जा रहा है, बी जा रहा है। समझ में आ रहा है, ध्यान से देख लो, अच्छे से देखो इसको, थोड़ा सा समझो, और फिर आगे चलते हैं। कौन से केस में क्या हो रहा है, इसको समझना बहुत जरूरी है। आइए एक बार और, अगर मैं फिगर बनाना चाहूँ तो बना देता हूँ, मैं सीधा वही दिखा देता हूँ आपको, प्राइमरी कोयल नहीं दिखा रहा, सेकेंडरी कोयल दिखा रहा हूँ। तो ये डायोड था, सॉरी, ठीक। शुरू में करंट जा रहा था देखो ऐसे, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ये फॉरवर्ड बायस, तो करंट ऐसे जाएगा, यानी ए टू बी। अब उल्टा कर दे तो, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो ये फॉरवर्ड बायस, तो अब करंट ऐसा जाएगा कुछ। तो अभी भी जा तो कैसे रहा है, ए से बी। तो इनपुट अगर पहले ऐसे थी, इसका इनपुट का आउटपुट भी ऐसे ही आया। लेकिन इनपुट जब नेगेटिव हुई, लेकिन करंट की डायरेक्शन रेजिस्टर में लो में चेंज नहीं हुई, तो इसकी ऐसे ना होकर ऐसे ही होगी, नीचे की तरफ नहीं आएगी। सिमिलरली जब दोबारा देखेंगे तो ऊपर वाले की तरफ से फॉरवर्ड बायस है, तो फिर से आउटपुट मिलेगी। सिमिलरली जब अब सेकेंड हाफ साइकिल एक बार और आएगी तो ऊपर की तरफ हो जाए। गॉट इट। तो यहाँ पर देखो फुल वेव, तो पूरी वेव को इसने रेक्टिफाई किया है, इसीलिए इसका नाम क्या है, फुल वेव रेक्टिफाई, क्योंकि इसने पूरी ही पूरी वेव को हमें क्या किया हुआ है, रेक्टिफाई किया है। आप एक बार ध्यान से देखो, पूरी वेव जो दी है हमारी, उसको इसने रेक्टिफाई कर दिया, दैट्स वाई इसका जो नाम रहा है वो हमारे पास क्या रहा है, फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर में हमारे पास कैसे हुआ है, इसको देखो, इसको ध्यान से देखो अच्छे से, और फिर 5-6 सेकंड के लिए वीडियो को पॉज करो और फिर ट्राई करना। चलिए लेट्स स्टार्ट। अब क्या रहा इसमें, ऊपर वाले को भी किया है नीचे वाले को भी किया है, तो फुल वेव, लेकिन अभी भी एसी और डीसी का कॉम्बिनेशन ही मान के चलो इसमें, एसी और डीसी का क्या ही मान के चलो, कॉम्बिनेशन अभी ये है। आउट इनपुट तो ऑब्वियसली प्योर एसी है, लेकिन आउटपुट प्योर डीसी नहीं है, इसमें एसी के और डीसी दोनों के कंपोनेंट है। बार बार बोल रहा हूँ, आउटपुट में, इनपुट में, तो ठीक है, इनपुट में तो एसी है, लेकिन आउटपुट में इनपुट और इनपुट के कुछ एसी वाले इनपुट की वजह से जो एसी आया है आउटपुट में, वो पूरा डीसी में कन्वर्ट नहीं हुआ, उसमें एसी प्लस डीसी दोनों के कंपोनेंट। बट फिलहाल हमने देखा फुल वेव और हाफ रेक्टिफायर को, अच्छे से देखो इसको, एसी से डीसी में कन्वर्ट किया है, कैसे किया, अभी मैंने कैपेसिटर वाली ब्रांच को इग्नोर किया है, ठीक है, उसको अभी समझो नहीं। एक टर्म जो मैं आपको होमवर्क देने वाला हूँ, वो ये है, जो थोड़ा सा आप पढ़ के आएंगे, खुद से पढ़ना, फिर हम नेक्स्ट क्लास में अगर चाहोगे तो डिस्कस करेंगे, जिसको एमसीक्यू में पूछा भी जा सकता है, इसीलिए खुद से पढ़ोगे तो ठीक है। सेंटर टैपिंग, ये ट्रांसफॉर्मर में भी थोड़ा बहुत पढ़ते होगे आप, इसका मतलब क्या होता है, सेंटर टैपिंग का मतलब प्लस यूज, मीनिंग प्लस यू,
सेंटर टैपिंग का मतलब प्लस यूज इसका क्या है, इसको ध्यान से पढ़ना। कहाँ पर, कैसे, किस वजह से ये यूज हो रहा है, इसको मत भूलना। चलिए देखते हैं, भूलना किसी ने नहीं है, इसको ध्यान से समझ के आना है, तो फिर हम आगे बढ़े। चलिए अब थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं। एक चीज अभी जो मैं बार बार रिपीट कर रहा था, वो ये थी कि आउटपुट पूरी तरह से हमारे पास क्या नहीं है, डीसी नहीं है, उसके अंदर एसी के कंपोनेंट्स। तो जब भी ऐसा आउटपुट आए रेक्टिफायर के अंदर जिसके अंदर पूरी तरह से डीसी ना हो, उसके अंदर एसी के भी कुछ कंपोनेंट हों, तो इसका मतलब क्या है, वो पूरी तरह से प्योर नहीं है, यानी उसके अंदर कुछ दिक्कत है। इसी दिक्कत को बोलते हैं, या कुछ एडिशनल चीजें हैं, इसको बोलते हैं रिपल फैक्टर। रिपल फैक्टर क्या बोलेंगे इसको, रिपल फैक्टर। इसी को आपके सिलेबस में रिपल्स के नाम से बोला हुआ। पहले तो हम रिपल समझ लेते हैं क्या, राइट। रिपल में हम क्या पढ़ते हैं, जो भी अनडिजायरेबल, क्या, जो भी अनडिजायरेबल एसी के कंपोनेंट्स हैं, उसी को क्या बोलते हैं, आर रिपल्स। इसको रिपल फैक्टर्स भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हो, रिपल्स जनरली बोलते हैं। वैसे तो ये रिपल्स है। अब रिपल का फैक्टर कैसे निकालते हैं, मतलब ये रिपल फैक्टर होता क्या है, उसको ध्यान से समझना। भाई कितने डीसी के कंपैरिजन में कितने एसी के कंपोनेंट है, उसी को रिपल का फैक्टर बोल देंगे। हम बहुत ज़्यादा डेरिवेशन में नहीं जाने वाले इसकी, बट आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए इसके बारे में। कितना हमारे पास एसी का कंपोनेंट है कंपैरिजन तो कितना हमारे पास डीसी का कंपोनेंट है, उसको रिपल फैक्टर बोलते हैं। जैसे रिपल फैक्टर, इसको कैसे डिफाइन करूंगा, आरएमएस, ध्यान से सुनना, इसको डिफाइन ही ऐसे कर सकते हैं, ये पूछ लेते हैं सीधा फॉर्मूला, आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी कंपोनेंट। हालांकि ये आपके ट्वेल्थ में नहीं पूछते बिल्कुल भी, ये बीएससी का ही कंसेप्ट है। अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है वो ज़्यादातर बीएससी का ही कंसेप्ट पढ़ा है हमने। पीएन जंक्शन भी आप बीएससी में पढ़ते हैं, लेकिन वो ट्वेल्थ में आ जाता है, पीएन जंक्शन पीएन डायोड, तो हमको वो तो करना ही था, उसके अंदर से तो क्वेश्चन आते ही। ये रिपल फैक्टर्स ये सब बीएससी के हैं, इतने नहीं पूछे जाएंगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ। हम सिर्फ इंपॉर्टेंट हम करेंगे, 3 या 4 टॉपिक और करेंगे अभी बस इलेक्ट्रॉनिक्स में, क्योंकि हमारा सारा टाइम इलेक्ट्रॉनिक्स में हम गवा देंगे तो फिर क्या ही फायदा। अब आप रिवीजन करिए जितना हो सकता है, आपके ये 3 4 टॉपिक्स कभी भी हो जाएंगे, और हो ही रहे हैं। मैक्सिमम 2 या 3 दिन और लगेंगे और ये 3 टॉपिक खत्म हो जाएंगे। इसके अंदर हम बात करेंगे एलईडी के बारे में, थोड़ी सी बात करेंगे, और जो क्वेश्चन न्यूमेरिकल पोर्शन बनता है वो जीनर डायोड से बन सकता है, वोल्टेज रेगुलेटर से बन सकता है, और फिल्टर सर्किट से थोड़ा बहुत बनेगा। तो इसके ऊपर हम बात जरूर करें, ठीक। तो आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी कंपोनेंट और वैल्यू ऑफ डीसी कंपोनेंट, तो ये रिपल फैक्टर को डिफाइन किया जाता है। ध्यान से देखना, आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी कंपोनेंट और द वैल्यू ऑफ डीसी कंपोनेंट, ऐसे रिपल फैक्टर को हम क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। अब जैसे ही मैंने रिपल फैक्टर को ऐसे डिफाइन किया, अब मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखो, इसी को हम गामा से लिखते हैं, और इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आई ए सी डिवाइडेड बाई आई डी सी, ऐसे भी आप इसको कर सकते हो। अब इसको बेसिक में देखो, जो लास्ट में मेरा मेन मोटिव है रिपल फैक्टर बताने का, वो तो आपको क्लियर हो ही जाएगा 100%। इसकी डेरिवेशन में हम बहुत ज़्यादा नहीं घुसेंगे, बट कुछ कुछ एक्सप्रेशंस हैं वो हमें याद होनी चाहिए। ये रिपल फैक्टर समझ में आ गया होगा, कितना एसी कंपोनेंट है कंपैरिजन तो कितना डीसी कंपोनेंट है, इसी को रिपल फैक्टर बोलते हैं ना, क्योंकि एसी और डीसी का कॉम्बिनेशन मिल रहा है ना हमें आउटपुट में, बात तो यही है ना। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब गामा को हम कैसे लिख सकते हैं, देखना ध्यान से, अंडर रूट लगाकर, क्या लगाकर, अंडर रूट लगाकर आई आर एम एस का डिवाइडेड बाय आई ए सी का स्क्वायर -1, ठीक। तो आई आर एम एस इज इक्वल टू, ये हमारे पास रिपल फैक्टर का फॉर्मूला होता है, मैं आपको बता रहा हूँ, दोनों ही हमारे रिपल फैक्टर के फॉर्मूले अभी डेराइव हो सकता है, मैं बता रहा हूँ, डेराइव हो सकता है। आप आई ए सी प्लस डी सी उसको कन्वर्ट कर सकते हो, बट इसके अंदर हम बहुत ज़्यादा नहीं जा रहे डिटेल। ये दोनों रिपल फैक्टर के फॉर्मूले हैं, आपको बस ये दिमाग में रखने हैं, ठीक है। आईआरएमएस आपको पता है कि कैसे निकालते हैं, ये सब हम देखते हैं अभी, ठीक।
अब इसी के दोनों, मैं दोनों को बार बार लिखूंगा तो आपको क्लियर भी हो जाएगा। आइए दोबारा लिखते हैं एक बार। क्या था पहला, तो हमारे पास तो आपको पता ही है, गामा इज इक्वल टू आई ए सी अपॉन आई डी सी। दूसरा क्या है, गामा इज इक्वल, हालांकि इसी से डिराइव हुआ है, अंडर रूट लगाकर आई आर एम एस डिवाइडेड बाय आई डी सी का स्क्वायर माइनस वन। ठीक। अब इसी से हमारे पास रिपल फैक्टर डिफाइन होते हैं दोनों के लिए, हाफ वेव के लिए और फुल वेव के लिए। इसकी जो आंसर है ना, खास बात क्या है, इसका जो आंसर है सिर्फ वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका जो आंसर है सिर्फ वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों वो इंपॉर्टेंट है अभी पता चलेगा, इससे ही पता लगेगा कि हाफ वेव ज्यादा सही लगता है या फुल वेव ज्यादा सही लगता है। अब हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए आईआरएमएस और आईडीसी की वैल्यू आप पुट कर सकते हैं। आईआरएमएस की वैल्यू और आईडीसी की वैल्यू, अब ये कन्वर्ट हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए इसकी वैल्यू याद रख सकते हो, लेकिन पूछेगा नहीं कोई। बट मैं आपको बता रहा हूँ ये डराइव कैसा हुआ, इसलिए आई नोट बाई टू आती है जब हम सोल्व करते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। किसके लिए, हाफ वेव। अब इसी वैल्यू को जब मैं इसके अंदर पुट करता हूँ, भाई आई आर एम एस की जगह पुट कर दो आई नोट बाई टू, आई डी सी की जगह आई नोट बाई पाई, तो गामा की जो वैल्यू निकल कर आती है वो निकल कर आती है 1.21। भाई सारा कुछ तो कांस्टेंट है, आई नोट से आई नोट जाके कटेगा लास्ट में, टू का स्क्वायर हो जाता है फोर, और ये पाई का भी स्क्वायर कर सकते हो आप, 3.14 का स्क्वायर, राइट। तो इन सबको सोल्व करके जो गामा की वैल्यू आती है वो आती है 1.21। ये किसके लिए आती है भाई, हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए। हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए ये वैल्यू आती है। अब अगर ये हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए वैल्यू आ रही है तो इसका मतलब क्या आ रहा है, पहले तो मैं आपको बता दूं ये वैल्यू कहाँ से आई है, मैं आपको बार बार बता चुका हूँ। गामा अंडर रूट ऑफ आई आर एम एस डिवाइडेड बाई आई डी सी का स्क्वेयर माइनस वन, राइट। तो आई आर एम एस क्या हो जाएगा हमारे पास, इसकी वैल्यू पुट कर सकते हो। आई आर एम एस मैंने बोला आपको आई नोट बाई टू पुट कर देना इस केस में हाफ वेव के लिए, और जनरल एक्सप्रेशन तो उसकी आई नोट बाई रूट टू होता है, और आई नोट बाई पाई पुट कर देना डीसी के लिए। जैसे ही आप ये वैल्यू पुट करोगे आपका आंसर निकल कर आएगा 1.21 गामा की वैल्यू, गामा इज द रिपल फैक्टर। ठीक। तो अब ये गामा 1.21, ये जरूरी, ये निकल गया आंसर, इसका फॉर्मूला जरूरी था। अब ये जरूरी है कि गामा 1.21 आया हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए, रिपल फैक्टर 1.21 आया, उसका मतलब क्या है। ये जो रिपल फैक्टर 1.21 आया रेक्टिफायर के लिए, इसका मतलब क्या है, वो ज्यादा जरूरी है। आइए उसको समझते हैं। गामा को हमने डिफाइन किया था, याद हो तो आपको, सबसे पहले आई ए सी बाई डी सी, आई ए सी बाई डी सी, यानी RMS वैल्यू ऑफ AC component divided by RMS value of DC component, right। चलिए, तो मतलब अगर गामा 1.21 आया, यानी वन से वैल्यू बढ़ जाइए है। वन से वैल्यू कब बड़ी आ सकती है, जब डिनोमिनेटर छोटा हो, ऑब्वियस सी बात है। न्यूमिनेटर से, यानी जो डीसी की वैल्यू है वो छोटी रही है, डीसी वाला जो कंपोनेंट है वो कम रहा है, बजाय कि एसी वाले आरएमएस कंपोनेंट से। देख लो, डीसी का कंपोनेंट एसी वाले आरएमएस कंपोनेंट से कम रहा। तो क्या रेक्टिफायर का यही काम था, ये रेक्टिफायर के आउटपुट की वजह थोड़ी है ना। तो रेक्टिफायर के आउटपुट में तो डीसी की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए थी या एसी की, ऑब्वियस ही बात है डीसी की। रेक्टिफायर का मेन काम था एसी को डीसी में कन्वर्ट करना, तो डीसी जितना ज्यादा होगा उतना बेहतर होना था। लेकिन यहाँ पर एसी की वैल्यू ज्यादा आई है, क्योंकि गामा रिपल फैक्टर की वैल्यू 1.21 आई है। इसका मतलब एसी की वैल्यू ज्यादा आई है डीसी की, यानी जो आउटपुट मिली उसके अंदर एसी के कंपोनेंट ज्यादा निकल रहे हैं बजाय कि डीसी के कंपैरिजन। तो इसका मतलब राइपल फैक्टर अच्छा खासा है, राइट। तो क्या हमें ये डिजायरेबल है, नहीं। तो इसलिए हाफ वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी को लो बोला जाता है, और उसको को इतना ज़्यादा यूज भी नहीं किया जाता था एज कंपेरिजन टू दूसरा रेक्टिफायर। अब दूसरा रेक्टिफायर वैसे तो मैंने बहुत बोल सकता हूँ, लेकिन अभी के लिए जो मैं दूसरा बोल रहा हूँ वो कौन सा है हमारे पास, फुल वेव रेक्टिफायर। एक और भी बोलते हैं हम, लेकिन अभी के लिए हम फुल वेव रेक्टिफायर की बात करते हैं। आइए फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में बात करते हैं। समझ में आ रहा है ना ये कैसे 1.21 आया, तो वैल्यू पुट करके। लेकिन 1.21 यानी 1 से ग्रेटर आया, इसका मतलब न्यूमिनेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, तभी तो वैल्यू 1 से बड़ी आ सकती है ना, अदरवाइज तो नहीं आ सकती, ऑब्वियस सी बात। चलिए देखते हैं अब फुल वेव रेक्टिफायर क्या, फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर हमारे पास क्या हुआ,
वही सर आई आर, बस वैल्यू तो वही लिखोगे। हमारे पास अच्छा फॉर्मूला क्या था, मैं बताता हूँ। गामा इज इक्वल टू अंडर रूट आई आर एम एस बाई आई डी सी का स्क्वायर माइनस वन। इसमें अंदर अब आई आर एम एस फुल वेव रेक्टिफायर के लिए पुट करो, आई नोट बाई रूट टू, ये आती है निकल के। और आई डी सी क्या आता है हमारे पास, टू आई नोट बाई पाई। ठीक। अब जब इसको वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो गामा निकल कर आएगा 0.48। तो गामा क्या निकल के आया, 0.48। अब गामा अगर 0.48 निकल कर आया तो इसका मतलब क्या है वो ध्यान रखने वाली बात है। देखते हैं। गामा 0.48 का मतलब है सर, अगर गामा 0.48 आ रहा है, इफ गामा इज इक्वल टू 0.48, ऑब्वियस ही बात है हमने गामा को डिफाइन क्या किया था, आर एम एस वैल्यू ऑफ ए सी कंपोनेंट डिवाइडेड बाय डी सी कंपोनेंट। तो अगर ये 0.48 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, अब वैल्यू वन से बड़ी नहीं आ रही, वन से छोटी आ रही है, यानी डिनोमिनेटर बड़ा है, यानी डीसी वाला पार्ट बड़ा है एसी से, और ये डिजायरेबल भी है, क्योंकि रेक्टिफायर का मेन काम ही तो यही होता है कि डीसी में कन्वर्ट करना एसी को, और जितना ज़्यादा डीसी का कंपोनेंट होगा उतना ज़्यादा हमारे लिए अच्छी चीज़ होगी। तो यस, फुल वेव रेक्टिफायर हमारे लिए डिजायरेबल होगा। अगर आपसे पूछ लेते हैं कौन सा रेक्टिफायर आपके लिए डिजायरेबल है, वो फुल वेव होगा, उसकी एफिशिएंसी अच्छी होगी। क्यों? क्योंकि उसका रिपल, उसको ऐसे बोल दो उसकी एफिशिएंसी अच्छी है, क्योंकि वो अच्छे से आउटपुट को ले रहा है, आउटपुट दे रहा है। ये बोलना अच्छा नहीं है ना। तो साइंटिफिक वे में हम बोलेंगे उसका रिपल फैक्टर कम है। क्या कम है उसका? रिपल फैक्टर। रिपल फैक्टर होता क्या है सर, वो जो एसी और डीसी का कंपोनेंट का जो मिक्सचर आता है ना हमारे पास, है ना, उसमें एसी के कंपोनेंट भी होते हैं, डीसी कंपोनेंट, इसको रिपल बोलते हैं। और ये रिपल फैक्टर कितना है, कि रिपल फैक्टर का मतलब कितने एसी के कंपोनेंट है एज कंपैरिजन तो कितने डीसी कंपोनेंट। तो हमने देखा इनकी रेशियो की वैल्यू आई 1.21 इन हाफ वेव रेक्टिफायर। इसका मतलब रिपल फैक्टर में, यानी एसी का पार्ट ज्यादा था हमारे पास आउटपुट में एज कम्पेयर टू द डीसी। तो वो तो सही नहीं है। लेकिन हमने फिर हाफ फुल वेव रेक्टिफायर देखा, और फुल वेव रेक्टिफायर में इसकी वैल्यू आई 0.48, जिसका मतलब हमें क्या क्या बोला कि सर ये जो डीसी वाला पार्ट है वो ज़्यादा है, तो वो एफिशिएंसी भी है। तो हम इसको ऐसा बोल सकते हैं, ध्यान से सुनना, मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ। ये देखो, ये क्वेश्चन ऐसे ही इसी फॉर्म में भी लिख सकता है, और ऐसी स्टेटमेंट ही आपको दिखेगा, ध्यान से देखो। एसी कंपोनेंट exceeds the DC components in which rectifier? बताओ। AC component exceeds the DC component, AC component ज्यादा होता है, कितना होता है, कौन से रेक्टिफायर है? तो obvious सी बात है, वो क्या है, हाफ वेव रेक्टिफायर। तो इसी की वजह से क्या भी होता है, ड्यू टू दिस द हाफ वेव रेक्टिफायर इज सेल्डम, इट इज ड्यू टू दिस इट इज सेल्डम यूज, मतलब इसकी जो एफिशिएंसी रहती है वो रेयर, मतलब कम ही यूज करोगे ना, ऑब्वियस सी बात है। अच्छा, इसका उल्टा हो जाए तो, the value of DC components exceeds the AC components dash rectifier, full wave rectifier. AC component exceeds the DC component in half wave rectifier, DC component exceeds the AC component in full wave rectifier। ये बात ध्यान रखने की है, ठीक है। तो इसी को हम रिपल फैक्टर बोल सकते हैं। कैसे करना है, हाफ वेव रेक्टिफायर समझ में आ गया होगा। देखो, हाफ वेव रेक्टिफायर समझ में तभी आया होगा जब आपको पी एन जंक्शन है, इसलिए हमने पी एन जंक्शन पहले पढ़ा। हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन कर दिया दोबारा से, एक ही डायोड यूज हो रहा है। तो जब एसी का पॉजिटिव, एसी सिग्नल का जो पॉजिटिव साइकिल आती है तो उसका तो आउटपुट आ जाता है, क्योंकि डायोड फॉरवर्ड बाइजिंग होता है। लेकिन उसका जब नेगेटिव साइकिल आती है तब डायोड रिवर्स बाइज में होता है, तो उसका आउटपुट नहीं आता। लेकिन फुल वेव रेक्टिफायर में हमारे पास दोनों डायोड यूज होते हैं। एक पॉजिटिव साइकिल में ऊपर वाला फॉरवर्ड बाइज, नेगेटिव साइकिल में नीचे वाला फॉरवर्ड बाइज है, मान लो इसमें, है ना।
तो आउटपुट आती है, लेकिन दोनों केस में करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो करता है, तो आउटपुट पॉजिटिव वाली ही आ रही है। ठीक है, बट हमने देखा कि इसके अंदर भी कुछ कंपोनेंट्स एक्स्ट्रा आ रहे थे, कुछ एसी के कंपोनेंट भी आ रहे थे, तो इसको हम बोलते थे रिपल्स। तो चेक करने पे पता लगा रिपल फैक्टर जो कि कंपेयर करता है डीसी और एसी को, तो हमने देखा कि रिपल फैक्टर 1.21 आ रहा है किसका, हाफ वेव रेक्टिफायर का। इसका मतलब क्या आ रहा है कि उसके अंदर एसी कंपोनेंट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू डीसी। लेकिन फिर हमने फुल वेव रेक्टिफायर की बात करी तो उसके अंदर डीसी कंपोनेंट ज़्यादा आया एज कम्पेयर टू एसी कंपोनेंट, और जिसकी रेशियो आई 0.48। यानी अब जो ज़्यादा यूज होने वाला होगा वो फुल वेव होगा एज कम्पेयर टू हाफ वेव, क्योंकि उसकी एफिशिएंसी अब वैसी नहीं होगी जितनी फुल वेव की होगी, राइट। और एक होमवर्क मैंने आपको दिया है, वो है सेंटर टैपिंग, उसका मीनिंग और उसका यूज। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। नेक्स्ट जो 3 टॉपिक्स हैं वो हम जल्दी कवर करते हैं। बाय बाय। टिल देन कीप रिवाइजिंग, जितना हो गया उस पर रिफोकस करो।